जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। नर्सिंग असिस्टेंट का टेस्ट पेपर, वीकली टेस्ट पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। हर हफ्ते हम नर्सिंग असिस्टेंट का 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। तो मेरे साथ साथ ये टेस्ट पेपर सॉल्व करते जाइए और अपनी एग्जाम के एनालिसिस कर लीजिए कि आपकी जो एग्जाम है, आने वाली एग्जाम है, उसकी तैयारी कितनी हो चुकी है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो मैं आंसर बताऊंगी सही, तो मेरे साथ साथ इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करते जाइए। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी क्लासेस हेल्पफुल लगती है, बेनिफिशियल लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए, ये जो टेस्ट पेपर है हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टूडेंट, पहला सेक्शन जीके का करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, इजराइल की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इजराइल? तो स्टूडेंट, इजराइल और हमास की लड़ाई अभी करेंटली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आने वाली एग्जामों के लिए पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन इजराइल के बारे में हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि उसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी 2023 में। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो कैपिटल पूछी गई है इजराइल की, तो वो कौन सी है स्टूडेंट? जेरूसलम। जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। अब मैं आपको यहाँ पर करेंसी भी बता देती हूँ, ये भी पूछी जा सकती है कि करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है इजराइल की? शेकल्स। ये क्या है? मुद्रा का नाम है, तो मुद्रा भी पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, क्योंकि अभी अदृश्य दिखाई नहीं देती है, के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और सभी को पता ही होगा। द सिटी सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड इनविजिबल सरस्वती। कौन सा संगम है? तो कौन सा संगम है स्टूडेंट जहां पर ये तीनों नदियां आकर मिलती है? संगम किसे कहा जाता है? जहां पर बहुत सारी नदियां आकर मिलती है उसे संगम कहा जाता है। यहाँ पर तीन नदियां मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती, उसे क्या कहा जाता है? प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया? कौन सा स्टूडेंट? तो कौन सा स्टूडेंट? यहाँ पर भाखड़ा और टिहरी, ये दोनों बांध आपको याद होंगे। दोनों में से कौन सा है? जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया है, टिहरी बांध ये सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन एक और बात बता दूं आपको, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है? ये अर्थ फिलर है। ये कौन सा बांध है? अर्थ फिलर है। और अगर ग्रेविटी डैम पूछा जाए, गुरुत्वीय बांध जिसे कहा जाता है, ग्रेविटी डैम भारत का सबसे ऊंचा पूछा जाए तो वो होगा भाखड़ा डैम, भाखड़ा बांध। कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे बड़ा तो टिहरी ही है, लेकिन ग्रेविटी का पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है? भाखड़ा बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज? कौन संसार में सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाता है, कौन सा है स्टूडेंट? सहारा का मरुस्थल। सभी को पता होगा जिन्होंने ऑप्शन सी टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गन पाउडर का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड गन पाउडर? जो कि एक एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक पदार्थ है गन पाउडर। इसका निर्माण, आविष्कार किसके द्वारा किया गया है स्टूडेंट? तो किसके द्वारा किया गया? इन्वेंशन और डिस्कवरी पूछी जाती है, रोजर बेकन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है? हु इज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ द नोबेल प्राइज? तो कौन है स्टूडेंट जिन्होंने एशिया का या फिर भारत का भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यहाँ पर आपके तीन कवर हो जाएंगे। भारत का सबसे पहला नोबेल प्राइज किसने जीता? दूसरा क्वेश्चन, एशिया का विनर कौन है, नोबेल प्राइज विनर सबसे पहला वो, या फिर साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? इस तरह से क्वेश्चन तीनों पूछे जा सकते हो। तीनों का आंसर आपका सेम ही होगा। किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार एशिया का, भारत का मिला था। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर तीन तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हो, तीनों का आंसर आपका सेम ही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सियाचिन एक है, सियाचिन क्या है? क्या है स्टूडेंट सियाचिन? तो अब यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच, हाँ ये तो पता है कि जो सियाचिन है ये एक फ्रंटियर जोन है भारत और पाकिस्तान। यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में
लद्दाख और जो पाकिस्तान है वहीं पर क्या सिचुएटेड है स्टूडेंट, सियाचिन ग्लेशियर। ये यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा आपको ये शेप, यहाँ पर क्या है सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये क्या है, एक फ्रंटियर जोन है, मतलब लड़ाई का ही जोन है ये। लेकिन कौन सा है, क्या ये रेगिस्तानी है यानी कि डेजर्ट एरिया वाला है या फिर ग्लेशियर? तो ये ग्लेशियर सीमांत क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ग्लेशियर। और सबसे बड़ा सबसे ऊंचा बैटल पॉइंट भी बोल सकते हैं आप, लड़ाई की जगह है ये सियाचिन ग्लेशियर। तो राइट आंसर क्या होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच ग्लेशियर सीमांत क्षेत्र, ग्लेशियर फ्रंटियर जोन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज सियाचिन। कभी कभी पूछा जाता है कि कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है और ये लद्दाख है, यहाँ पर सिचुएटेड है सियाचिन ग्लेशियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित रचना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद? गबन, गोदान, गाइड, मानसरोवर। इनमें से सभी जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है एक्सेप्ट गाइड, गाइड को छोड़कर। गाइड किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है गाइड, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डांडिया कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ, कहाँ का है स्टूडेंट? सभी को पता होगा जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया, गुजरात, बिल्कुल करेक्ट है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो फुटबॉल मैच को नियंत्रित करता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन दैट कंट्रोल्स फुटबॉल मैच? जिस तरह से क्रिकेट में भी होता है, फुटबॉल में भी होते हैं, क्रिकेट में एम्पायर होता है, इसी तरह से फुटबॉल में कौन होता है स्टूडेंट? रेफरी। जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है, रेफरी कहा जाता है जो कंट्रोल करता है गेम को। एम्पायर क्रिकेट में यूज होता है, गोलकीपर भी फुटबॉल में यूज होता है, लेकिन जो फुटबॉल को जाल नेट के अंदर नहीं जाने देता वो पर्सन होता है गोलकीपर। गोलकीपर भी जो है फुटबॉल की टर्म है, तो जो कंट्रोल करता है गेम को उसे क्या कहते हैं? रेफरी कहते हैं, जैसे कि एम्पायर होता है क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करने से पहले स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको वीकली फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप अपनी एनालिसिस कर सको, प्रैक्टिस कर सको। तो वो टेस्ट सीरीज को जरूर अटेंड करिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको नहीं देना है। आपकी एनालिसिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, जो कि हर हफ्ते संडे को 8 बजे आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, तो उसको जरूर अटेंड करिएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन करते हैं स्टूडेंट। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे मार्क्स यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन है, ब्यूटी पार्लरों में बालों की सेटिंग के लिए सेटिंग स्प्रे लगाया जाता है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग के लिए? तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर यानी कि गंधक का। जिन्होंने ऑप्शन सी टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? विच वन द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? क्लोरोमाइसेटिन एंटीफाइड एंटी टाइफाइड है ये, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। याद कर लीजिएगा कौन सी दवाई किसके लिए यूज की जाती है, पूछा जाता है। क्रिस्टल वायलेट एक एंटीसेप्टिक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कुनेन, कुनेन तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और आपको याद भी हो गया होगा, जो है एंटी मलेरियल जो है दवाई होती है, मलेरिया रोधी दवाई। एस्प्रिन एनेस्थेटिक है क्या? एनेस्थेटिक नहीं है एस्प्रिन, ये क्या है? एंटी पायरेटिक, ज्वरनाशी, बुखार कम करने की दवाई होती है एस्प्रिन, ना कि एनेस्थेटिक दवाई होती है। तो ये क्या है? रॉन्गली मैच। जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एस्प्रिन जो कि एक ज्वरनाशी है, किससे प्राप्त की जाती है? एस्प्रिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, क्या ये पेट्रोलियम? पेट्रोलियम तो ऑब्वियसली नहीं। पृथ्वी से, पेड़ से, या एसिड के रासायनिक केमिकल रिएक्शन से प्राप्त की जाती है? तो किससे? पेड़ से प्राप्त की जाती है एस्प्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइक्लोब्यूटेन का आणविक सूत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द साइक्लोब्यूटेन? साइक्लोब्यूटेन आप नाम से ही पता कर सकते हो कि ये क्या है? साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन क्या होते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, उन्हें सेचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो साइक्लोब्यूटेन भी क्या है, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n, साइक्लो एल्केन। अब यहाँ पर किसका पूछा है, साइक्लोब्यूटेन का। ब्यूटेन वर्ड आ जाता है, उसका मतलब क्या है, कार्बन कितने हैं, 4 हैं, एन की वैल्यू कितनी 4 हो जाएगी, तो C4 4 दूना 8, ये होगा इसका फॉर्मूला। और इसका स्ट्रक्चर भी आपको बता देती हूँ, इस तरह से ये 4 कार्बन एक दूसरे के साथ रिंग साइकिल बनाते हैं, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसीलिए इन्हें साइक्लोब्यूटेन कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, C4H8, ऑप्शन बी जिन्होंने टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें तांबा और लोहा दोनों शामिल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ कॉपर एंड आयरन, क्यूपराइट, चाल्कोसाइट, चाल्कोपिराइट, मेलाकाइट। ये सभी स्टूडेंट याद कर लीजिए, कॉपर के ऑर्स हैं, तांबे के अयस्क हैं। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा तांबे का अयस्क है जिसमें तांबा भी होता है और लोहा भी होता है। अगर हम क्यूपराइट की बात करें तो फॉर्मूले भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्स के फॉर्मूले पूछे जाते हैं, सभी के नहीं। यहाँ पर क्यूपराइट का पूछा है, क्यूपराइट का फॉर्मूला क्या होता है, Cu2O। और चाल्कोसाइट का क्या होता है, Cu2S। और चाल्कोपाइराइट का क्या होता है, CuFeS2। और मेलाकाइट का क्या होता है, CuCO3 CuOH होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये सारे क्या हैं, कॉपर यानी कि तांबे के ओर्स हैं। अब इन्होंने पूछा है कि कौन से फॉर्मूले में तांबा और लोहा दोनों, तो कौन सा फॉर्मूला है, चाल्कोपाइराइट ऐसा है जिसमें आयरन यानी कि लोहा और कॉपर, Cu क्या है, कॉपर यानी कि तांबा, दोनों क्या है, आते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी जिन्होंने टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विसरण का गुण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट, मॉलिक्यूल्स वो गैस के हो सकते हैं, लिक्विड के हो सकते हैं। पहली बात तो आपको बता जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है वो सॉलिड में नहीं पाई जाती है, लिक्विड में और गैस में ही पाई जाती है। और होता क्या है, मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पर सांद्रता ज़्यादा होती है वहाँ से कम सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, और जहाँ पर मॉलिक्यूल कम होंगे वहाँ पर ये क्या करते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं। तो ये जो मूवमेंट करने की प्रॉपर्टी होती है, जाने की एक जगह से दूसरी जगह पर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, उसे कहा जाता है विसरण यानी कि डिफ्यूजन। जैसे कि अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती को आप जलाओगे तो अगरबत्ती की जो स्मेल है वो हमारी नोज तक कैसे आती है, थ्रू द डिफ्यूजन के थ्रू ही आती है। क्यों, क्योंकि जो स्मेल है, धुएं में मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन जब अगरबत्ती से निकलता है तो ज़्यादा होता है, और हमारे पास आता है कम होता है ना कॉन्सेंट्रेशन, तो वहाँ से यहाँ तक क्या होती है, मूवमेंट होता है, इसलिए हमें स्मेल आती है, खुशबू आती है अगरबत्ती की। तो इस तरह से डिफ्यूजन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, द्रवों में सबसे धीमा, स्लोवेस्ट होता है, लिक्विड में कम होता है, ठोसों में यानी कि सॉलिड्स में तो होता ही नहीं है, गैसों में सबसे तेज होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। कणों की गति के आधार पर, बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, जी हाँ, पार्टिकल के मोशन पर भी तो डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, क्योंकि लिक्विड में भी तो पार्टिकल जो होते हैं थोड़े हेवी होते हैं एज कम्पेयर टू गैस, या फिर ज़्यादा एक दूसरे के पास जुड़े हुए होते हैं। तो पार्टिकल की जो मोशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट, सभी ऑप्शन क्या है, डिफ्यूजन के बारे में सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं, ऑल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू फाइनल फॉर्म आफ्टर डीके। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है उनका, उनसे अल्फा, बीटा और गामा कण, बता चुकी हूँ मैं आपको प्रीवियस पेपर में भी कि कौन कौन से कण निकलते हैं, पार्टिकल्स इसमें से एमिट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये एमिट होते जाते हैं और लास्ट में जो बनता है वो क्या बनता है, ये पूछा है फाइनल। तो क्या बनता है स्टूडेंट, सीसा मिलता है, लेड बनता है, किसमें, रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय होने के पश्चात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक नया सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, केमिकल मेथड है, ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है। CO2 चूने के पानी को दूधिया बना देना,
चूने के पानी दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट नया सब्सटेंस बन जाता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का काला पड़ जाना, डार्कनिंग ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन लाइट, ये भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। गैर चमकदार बेंजन लो में प्लेटिनम तार की चमक, ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनम वायर इन नॉन ल्यूमिनियस बेंजन फ्लेम, तो फ्लेम में जब गर्म करते हैं इस वायर को तो इसका जो है लुक जो होता है वो चेंज हो जाता है, बाकी इसके जो केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, इसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है। भौतिक गुण यानी कि उसका जो आकार है या फिर उसका दिखने का जो तरीका है, जैसे उसमें चमक आ जाती है, वो चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल। कोई केमिकल सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता, ना कि गैस वेस बनती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिश्रण से, एलिमेंट से, तत्व से। समुद्र का पानी, सी वाटर, तो बहुत सारे आयंस होते हैं, मैग्नीशियम, क्लोरीन और बहुत सारे आयंस और बहुत सारी अशुद्धियां भी मिली होती थी, ये तो मिक्सचर है। गन पाउडर ऑल्सो मिक्सचर है। शहद, हनी, हनी में भी बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि शर्करा ही हो, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती है, तो ये भी क्या है, एक मिश्रण है। अल्कोहल जो है वो क्या है, कंपाउंड है, ना कि मिश्रण। एक क्या है, यौगिक है अल्कोहल। तो राइट आंसर क्या होगा, जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉलिड इज रॉन्ग। इनकी डेंसिटी हाई होती है, जी हाँ, इनकी डेंसिटी हाई होती है, तभी तो ये ज़्यादातर देखा होगा कि जो सॉलिड चीज़ होती है पानी में डूब जाती है, हाई डेंसिटी होती है इनकी। लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी, न्यूनतम संपीड़ता। जब ठोस को, अब जैसे आप कोई सा ग्लास ही ले लीजिए, उसको प्रेस करोगे तो क्या प्रेस हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी, प्रेस होना मतलब उसको दबाना, कंप्रेस करना टफ होता है, तो लीस्ट होता है, ये भी करेक्ट है। अणुओं में सबसे कम ऊर्जा होती है, मॉलिक्यूल्स पोजेस लीस्ट एनर्जी, जी हाँ, ठोस के जो अणु होते हैं उनमें कम एनर्जी होती है, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैस में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तभी तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अणु कम निकटता से भरे होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। अब लेस क्लोजली पैक्ड मतलब ये है कि जो अणु है वो इतने दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं क्या, इसमें सॉलिड में नहीं होते, बिल्कुल पास पास रहते हैं मॉलिक्यूल्स, किसमें, सॉलिड में। तो राइट आंसर क्या होगा, ये करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणुओं का अरेंजमेंट होता है सॉलिड में बहुत पास पास होता है, दूर दूर नहीं होता है, दैट मीन्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, निकटता से भरे हुए होते हैं, ना कि कम निकटता से। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, क्यों है शुद्ध जल विद्युत का कुचालक। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज केवल कमजोर रूप से आयनित होता है, ओनली फीबली आयोनाइज्ड, या फिर एक बहुत अच्छा विलायक है, वेरी गुड सॉल्वेंट है, इसकी वजह से हाईली एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर काफी अस्थिर है, वॉलेटाइल नेचर का। नहीं, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक या फिर बैड कंडक्टर क्यों होता है, कंडक्टिविटी का जो संबंध है वो इससे होता है कि जितने ज़्यादा फ्री आयंस होते हैं किसी भी कंपाउंड में, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो शुद्ध जल में क्या होता है, आयंस कम हो जाते हैं, ओनली फीबली आयनाइज्ड, बहुत कमजोर रूप से आयनित होता है, इसलिए ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जिन्होंने टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। KMnO4 को MnSO4 में परिवर्तित करना एक प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, कन्वर्जन ऑफ KMnO4 को आपको कन्वर्ट करना है MnSO4। अब यहाँ पर रिएक्शन तो कंप्लीट दी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक कर सकते हो कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। हाइड्रोजनीकरण और डिहाइड्रोजनीकरण तो ये है नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है। अब क्या है ये, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, ऑक्सीकरण है अपचयन है क्या, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +1। Mn की हम यहाँ पर x एज्यूम कर लेते हैं, O की ऑक्सीजन की कितनी होती है स्टूडेंट, -2। यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, Mn की हम x एज्यूम कर लेते हैं, SO4 की जब आप निकालोगे तो -2 आएगी, दोनों को =0 कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगी। ये कितना होगा, 4 दूना 8 और
-7, तो x की वैल्यू यहाँ पर 7, मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई मैग्नीज की वो कितनी 7 आई। यहाँ पर कितनी आएगी स्टूडेंट 2 आएगी, किसकी मैग्नीज की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कम हो जाना, चेंज हो जाना ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, लेकिन कम हो जाना ज़्यादा हो जाना उस पर डिपेंड करता है। यहाँ 7 से कितनी हो गई 2 हो गई, कम हो गई, इसका मतलब क्या है ये रिडक्शन है, अपचयन है। रिडक्शन को पहचानने का एक तरीका ये भी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कमी आ रही है तो वो क्या होगा रिडक्शन होगा। और इसके अलावा अगर आप नहीं निकालना चाहते तो देखिए यहाँ पर क्या है KMnO4 है, यहाँ से पोटेशियम अलग हो गया और MnO4 एक जो है ये बिल्कुल अलग हो गया। नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना क्या होता है रिडक्शन होता है। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है और हटना रिमूव होना क्या होता है रिडक्शन होता है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। बाकी इसकी जो जनरल मेथड है वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर ही आप बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल क्यों है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वाई, क्यों है? पानी में पूरी तरह से आयनित हो जाता है, आयनाइज्ड फुल्ली इन वाटर, कमजोर रूप से, या फिर धातु आयन नहीं है इसमें, या फिर ये मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। तो क्या रीजन होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड उसे कहा जाता है स्टूडेंट जो पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाता है वाटर में घोलने पर, वाटर में डिजोल्व करने पर, तो पूरी तरह से आयन में ब्रेक हो जाता है, इसीलिए क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला आपका सिलेबस में दिया है। केमिकल फॉर्मूला से ये क्वेश्चन पूछा गया है। केमिकल फॉर्मूला ग्लोबल सॉल्ट का पूछा गया है, वो क्या होता है? Na2SO4 डॉट हाइड्रेटेड डेका हाइड्रेटेड Na2SO4 ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला है। यह H2O डॉट करके H2O लग जाता है, उसका मतलब है हाइड्रेटेड, ठीक है। 10 इसलिए मैंने उसको डेका बोला है। तो जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? विच एल्यूमिनियम सॉल्ट आर कॉमनली यूज टू प्रिवेंट ब्लीडिंग? तो किसका उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का कौन सा साल्ट यूज किया जाता है स्टूडेंट? पोटाश एलम, से फिटकरी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फिटकरी पोटाश एलम। पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, इंपॉर्टेंट है ये जो फॉर्मूलाज है, केमिकल फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट सेक्शन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट आपको बैच की इन्फॉर्मेशन में दे दूं, जनरल इन्फॉर्मेशन। सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए बैच चलाई जा रही है, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, दोनों लैंग्वेज में आपको ये बैच प्रोवाइड की गई है और बिल्कुल आपकी एग्जाम तक वैलिडिटी है। आप जब चाहे इसकी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं स्टूडेंट। जो क्लासेस ऑलरेडी डल चुकी है वो भी आप देख सकते हैं और जो आने वाली क्लासेस है वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट पेपर भी आपको साथ में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल पेपर भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं इस बैच के अंदर। तो ये पूरा पैकेज है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिस्काउंट में बैच को परचेस करना चाहते हैं तो कूपन कोड यूज कर सकते हैं NA597। ये डिस्काउंट में बैच परचेस करने के लिए आपको पे करते टाइम कूपन कोड यूज करना होगा। चलिए अब हमारे क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन भी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम नंबर्स इन एनी स्पाइसेस, किसी भी जानवर हो, इंसान हो, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो क्या होती है? क्या उम्र के अनुसार बढ़ती है या उम्र के अनुसार घट जाती है, स्थिर रहती है, वजन के साथ वृद्धि करती है? तो क्रोमोसोम स्टूडेंट कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते। जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 23 पेयर्स होती है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चंस, कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो ये कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार के उस घटक का नाम बताइए जिसे ज्यों के त्यों आत्मसात किया जाता है। नेम द कंपोनेंट ऑफ द डाइट विच इज असिमिलेटेड एज सच एज। असिमिलेशन क्या होता है, आत्मसात करना क्या होता है? तो स्टूडेंट हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है।
जो खाना है हमारा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, ये छोटे छोटे फॉर्म में रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन एमिनो एसिड्स में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद इनका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अवशोषण के बाद ये क्या करते हैं कि सेल के पास पहुंचा दिए जाते हैं। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये जो डाइजेस्टेड एटम्स होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के, विटामिन के, प्रोटीन के, ये कहाँ पर, सेल पर पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सेल के पास पहुंचाने की, ये क्या कहलाती है, असिमिलेशन कहलाती है, आत्मसात कहलाती है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है कि ऐसा फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन में ऐसा कौन सा है जो एज इट इज एसिमिलेटेड होता है, मतलब उसका डाइजेशन नहीं होता है। तो विटामिन, जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन हम जैसे खाते हैं वैसे के वैसे ही हमारे शरीर में क्या होते हैं, एसिमिलेशन हो जाता है, इनका आत्मसात हो जाता है। इनका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होता है, इनका डाइजेशन भी नहीं होता है, ये एज इट इज हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मनुष्य में सोमेटोसेंसरी रिसेप्टर्स का पता लगाता है, किसका पता लगाता है, क्या काम है ये सोमेटोसेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में, क्या डिटेक्ट करते हैं, क्या ये टेस्ट के लिए हैं, टच के लिए हैं, स्मेल के लिए या सुनने के लिए। तो ये रिसेप्टर्स जो होते हैं स्टूडेंट, ये किसके लिए हैं, जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया है टच के लिए, टच, वाइब्रेशन, कंप्रेशन, प्रेशर, इसको फील करने के लिए जो सोमेटोसेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं इनका यूज होता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, टच के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। महिलाओं में गर्भाशय कितने होते हैं, इन फीमेल्स द यूटेरस इज, कितने यूटेरस होते हैं, क्या एक होता है, दो होते, तीन होते, चार होते, कितना होता है, एक ही होता है, सिंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। टाइफाइड किसके कारण होता है, टाइफाइड कोजेस ड्यू टू जियार्डिया, HIV से तो एड्स होता है, कोलेस्ट्रीडियम, साल्मोनेला। तो स्टूडेंट टाइफाइड जो है इसका बैक्टीरिया, ये किससे, जीवाणु से फैलता है, कौन से, टाइफी साल्मोनेला इसका पूरा नाम है, इस बैक्टीरिया के थ्रू ये होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये क्या है, एक बैक्टीरिया, जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओम्पटिया का उदाहरण है, ओम्पटिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लेकिन अगर आपको नागफनी दे देते तो आप हिंदी में बता ही देते कि ये किसका एग्जाम्पल है, नागफनी कहाँ पर, मरुस्थली डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, इस तरह के इसके स्ट्रक्चर होते हैं और यहाँ पर कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है, डेजर्ट में पाया जाने वाला प्लांट है ये, ओम्पटिया कहा जाता है, नागफनी कहा जाता है। तो ये क्या है, ये मरुद्भिद है, ज़ीरोफाइट्स, जो कि मरुस्थली एरिया में, शुष्क एरिया में, ड्राई एरिया में पाया जाता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है, हु प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव कलर टू द फ्लावर्स एंड सीड्स। तो इसके लिए भी एक वर्णक है स्टूडेंट जो इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है, जैसे कि ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन ये जो फूलों के कलर होते हैं, जैसे लाल होता है, रेड, पिंक, ये किसके कारण होते हैं, तो कौन सा वर्णक है वो, क्रोमोप्लास्ट। तो राइट आंसर जिन्होंने सी टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नारियल के खाने योग्य भाग की रूपात्मक प्रकृति कौन सी होती है, कौन सा खाने योग्य भाग है नारियल का। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, अगर ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में नहीं आता तो एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, कौन सा खाने योग्य खाया जाने वाला पार्ट होता है नारियल का, तो कौन सा होता है स्टूडेंट, एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष कहा जाता है, जिसे ये पार्ट नारियल का खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, प्लांट मॉर्फोलॉजी से पूछा गया, प्लांट मॉर्फोलॉजी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सिलेबस में स्पेशली मेंशन नहीं है बट क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये किसका है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, पौधों की आकारिकी से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है, इंसेक्ट इज एन एनिमल विच हैज, तो कीट जो होता है, कीड़ा होता है, उसमें क्या होते हैं, क्या 3 पेयर ऑफ लेग होती है, 4 पेयर लेग होती है, 4 पेयर का मतलब 8 टांगे, 3 पेयर मतलब 6 लेग होते हैं, या फिर 8 लेग्स होते हैं, या फिर सिर, वक्ष और पेट, हेड, चेस्ट और एब्डोमेन होता है, या फिर पंखों का जोड़ा एवं एंटीना होता है, पेयर ऑफ विंग्स एंड एंटीनास। तो स्टूडेंट जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनमें 3 पेयर ऑफ लेग होती है, 6 टांगे होती हैं और 2 एंटीना होते हैं।
इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसे एंटीना कहते हैं। और कितनी पैर होते हैं उनके? 6 होते हैं। किसके? इंसेक्ट के। ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन ए, 3 पेयर ऑफ लेग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है? व्हाट इज इबोला? तो इबोला क्या है स्टूडेंट? एक वायरस का नाम है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले प्लांट को, पौधे को क्या कहते हैं? द प्लांट विच गिव्स बर्थ टू द बोथ मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, दोनों फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, उस प्लांट को क्या कहा जाता है? क्या उभयलिंगी, द्विलिंगी कहा जाता है, एक लिंगी कहा जाता है, या फिर उभय लिंगाश्रय, या फिर एक संगमनी मोनोगेमी? तो क्या कहा जाता है स्टूडेंट जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होते हैं? उभय लिंगाश्रय, दैट मीन्स हर्माफ्रोडिटिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिन्होंने टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। ये भी प्लांट मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, फ्लावर से रिलेटेड। फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग नहीं जमता है? तो ब्लड में ब्लड क्लोटिंग नहीं जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है स्टूडेंट? थोम्ब्रिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन। ये तीनों चीजें क्या है? क्लोटिंग में हेल्पफुल है। आपने पूरी प्रोसेस अगर क्लोटिंग की डीप में पढ़ी होगी तो तीनों का यूज होता है, लेकिन हेपरिन की उपस्थिति के कारण, हेपरिन क्या करता है? एंटी क्लोगिंग प्रॉपर्टी होती है, क्लोट नहीं बनाने देता है रक्त के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हेपरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? द मेन यूज ऑफ सॉल्ट इन डाइट, हम सॉल्ट यानी नमक क्यों खाते हैं? डाइट में ये क्यों यूजफुल है? तो क्या ये भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाता है, इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ फूड पार्टिकल इन वाटर? और ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड, या फिर पकाने की प्रक्रिया को सरल बना देता है, या फिर भोजन को स्वादिष्ट बनाता है? तो स्वाद तो आता ही आता है, लेकिन वो मेन रीजन नहीं है सॉल्ट खाने का। सॉल्ट क्यों ऐड करना चाहिए? क्योंकि सॉल्ट क्या करता है स्टूडेंट? प्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्टमक में HCl पाया जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये इसका प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है सॉल्ट, इसीलिए हमारे आहार में सॉल्ट ज़रूरत है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जिन्होंने टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। काइटिनो बही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं जिनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, लेकिन उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये कौन से होते हैं जीव? क्या कीट होते हैं, स्पॉन्ज होते हैं, या फिर सी ऑर्चिन्स होते हैं, या फिर घोंगे होते हैं? तो एक्सोस्केलेटन स्नेल में भी पाया जाता है, लेकिन वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, काइटिन का नहीं। तो इंसेक्ट ऐसे होते हैं, कीड़े मकोड़े, जिनका एक्सोस्केलेटन होता है और किसका बना होता है? काइटिन का। तो राइट आंसर और क्या होगा? ऑप्शन ए, जिन्होंने टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन फिजिक्स का स्टूडेंट 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी पूछे जाते हैं। तो ये फिजिक्स का सेक्शन आप छोड़िएगा नहीं, आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए फिजिक्स और जीके और मैथ्स हेल्पफुल रहते हैं। तो अगर आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, आपको अच्छे से आता है, तो इन पर भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, ध्यान दीजिए, पढ़िए, टफ नहीं है, ये आपको मेरिट लिस्ट में आने में हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम स्टूडेंट। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बटे समय यानी कि टाइम, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम किसे बोलते हैं स्टूडेंट? वेलोसिटी है ना, वेग को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? वेलोसिटी, वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम को कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी, जहां पर m क्या है? मास यानी कि द्रव्यमान, और v क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि वेग। तो इसका एसआई मात्रक निकालना है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। यहाँ पर ये एम्पियर है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिन्होंने टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है,
यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और गति दोनों को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने गुने का परिवर्तन होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। ये फॉर्मूला रट लीजिए, फॉर्मूला भी पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने मान लिया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ही है, चेंज होने वाली काइनेटिक एनर्जी हमने के डैश एज्यूम कर ली, सेम 1/2 ही रहेगा। द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए, डबल, और वेलोसिटी को भी डबल कर दिया जाए। तो m को मैं 2m कर देती हूँ और वेलोसिटी को भी इन्होंने कहा कि डबल कर दो, ये डबल कर दिया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा ये पूछा है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, के ई डिवाइड में के ई डैश, ये mv² है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2m इंटू 2 2 ज़ा 4v²। v² से v² भी कैंसिल आउट हो गया, m से m भी कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट जो मिलेगा हमें के ई डिवाइड बाय के डैश, नई काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1/4 2 ज़ा 8। तो के ई डैश की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, 8 के। तो काइनेटिक एनर्जी नई वाली पुरानी काइनेटिक एनर्जी की कितनी आ गई, 8 गुना आ गई। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो द्रव्यमान को चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, किसी को भी चेंज करके पूछ सकते हैं। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस बेसिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 30,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं। व्हाट इज द साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 30,000 हर्ट्ज। अब यहाँ पर है ना 30,000 हर्ट्ज भी हो सकता है आपको, कभी कभी 30 किलो हर्ट्ज। तो ये 1000 क्या होता है, किलो ही होता है ना, तो किलो हर्ट्ज से भी पूछा जा सकता है। तो मोर देन 30 किलो हर्ट्ज या फिर 30,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस कैटेगरी में आती है। क्या उसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, इंफ्रासाउंड कहते हैं, हाइपरसोनिक कहते हैं, क्या कहते हैं। तो क्या होगा, मोर देन 20,000। आपको बता दूं मोर देन 20,000, 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी किस कैटेगरी में आती है, अल्ट्रासाउंड की कैटेगरी में आती है। 20,000 से कम की फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स हैं वो किस में आती है, इंफ्रासाउंड में आती है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है, इट इज एन इक्विवेलेंट टू 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं ये पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। तो कितने, 746 वॉट होते हैं। जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया और सबको पता ही होगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन मैथ्स का स्टूडेंट, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, लेंथ कितनी दे के रखी है स्टूडेंट, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दैट मीन्स ब्रेड्थ कितनी दे के रखी है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। चौड़े कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए इतना लंबा और चौड़ा एक रूम आपको दे रखा है और इसमें आपको लगानी है टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स, दैट मीन्स स्क्वायर टाइल्स लगानी है। तो उसकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी, कितनी टाइल्स लगेंगी। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ टाइल्स जब भी पूछी जाती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द फ्लोर, जो भी फ्लोर आपका दिया है जैसे लेंथ और ब्रेड्थ उसका एरिया डिवाइड बाय 1 टाइल का एरिया, एक फर्श का एरिया। तो स्क्वायर की एक फर्श है उसका एरिया आपको निकालना होगा और एरिया ऑफ द फ्लोर निकालना होगा। ये क्या होता है, नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला होता है। जिस भी रूम में आप टाइल्स लगा रहे हो उसका क्षेत्रफल डिवाइड में एक टाइल जो है, बहुत सारे टाइल्स लगेंगे तो एक टाइल का आपको एरिया निकालना है। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाती है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, चलिए इसको मैं आपको बता देती हूँ करके। तो एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का इन्होंने बोला लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, मतलब इस तरह से फ्लोर होगा पूरा और इसमें लगानी होगी आपको इस तरह से बहुत सारी टाइल्स स्क्वायर शेप की, है ना। तो ये पूरा फ्लोर में आपको लेंथ दे के रखी है और ब्रेड्थ दे के रखी है। तो इसका एरिया क्या होगा, ये एक क्या है, ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 15। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे रखा है तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको कंप्लीटली आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर प्लस 17, 1500 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा कितना, यहां पर कर देती हूँ 900 प्लस 2 यानी कि 902 सेंटीमीटर। अब एरिया आप निकाल लीजिए, यहाँ पर एरिया निकल जाएगा, वो कितना निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से 1517 इंटू 902
अब हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ द टाइल। ये और निकल जाए तो हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगी, कितनी संख्या में टाइल्स लगेंगे निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। अब यहाँ पर आपको टाइल की तो जो डायमेंशन है वो दे ही नहीं रखी है कि कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है, वर्गाकार है तो उसकी भुजा भी तो देनी चाहिए, लेकिन दिया ही नहीं है। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है कि न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। तो न्यूनतम संख्या जब भी दिया हो तो आपको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ जो भी दे रखी है उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालोगे आप किसका, 1517 और 902 का। तो एलसीएम इनका कितना निकलेगा जब आप निकालोगे, तो ये आपको निकालना है एलसीएम, बहुत बार हम कर चुके हैं। तो कितना निकलेगा स्टूडेंट एलसीएम, 41। ये मैंने डायरेक्टली निकाल के आपको बता दिया है, ये आपको निकालना है। एलसीएम यहाँ पर आएगा 41। तो जो डायमेंशन आएगी दैट मीन्स स्क्वायर टाइल्स इस तरह से होगी, उसकी भुजा आ गई कितनी, 41। अब इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर दैट मीन्स 41 का स्क्वायर। अब ये है 15, 17, 902 और यहाँ पर 41 इंटू 41। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इसको भी मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, उनको जब आप कट पिट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 814। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई स्टूडेंट, 814। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर। जेनेटिक क्या बिल्कुल करेक्ट है, कैलकुलेशन आप जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग उसके घन से घटाया गया है और वो कितना है, 48 है। तो आपको वो संख्या बतानी है। द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, हमने मान लिया नेचुरल नंबर n है, इसका जो स्क्वायर है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब, इस नंबर का क्यूब में से इसको माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा कहा है इन्होंने 48। तो आपको क्या बताना, नंबर n बताना है। एक इक्वेशन बना ली, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 48। अब n की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ कि मुझे 48 मिल जाए। तो n की जगह हम क्या रख सकते हैं, हमारे ऑप्शन में से देख लीजिए। अगर हम 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना होगा, 4 4 जा 16 और 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 16 48 आ गया 48। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, इस तरह से ऑप्शन को वैल्यू पुटअप करके भी आप आंसर को चेक कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2:5 के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि हमें ये अनुपात मिल जाए। दैट मीन्स 2:5, 2:5 आपको दे रखा। अब इन दोनों नंबरों में आप एक नंबर ऐसा जोड़िए, दोनों में सेम टाइप के नंबर जोड़ना है, तो आपको क्या मिल जाए, 5/6 मिल जाए। तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से जो ये नंबर आप ऐड कर रहे हो ये बताना है, ये इन्होंने पूछा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 दूना 12 प्लस 6x, 5 5 जा 25 प्लस 5x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, x बचेगा, 25 में से 12 गया तो 13। तो x की वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट, 13। तो वो नंबर 13 है जिससे हमें ये रेशो मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, यदि इसकी प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्या होगी। द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ ईच ऑफ इट साइज इंक्रीज बाय 20%। क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप कहोगे मैडम टफ क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी भी है, टफ क्वेश्चन। अगर लॉन्ग मेथड से करोगे तो आपको टफ लगेगा और ट्रिक से करोगे तो ये ईजी पड़ेगा। तो मैंने आपको वो बताया है, बैच में भी पढ़ाया स्टूडेंट, कि ये जो इस तरह से है शेप में, अगर सारी साइड में इंक्रीमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है, वृद्धि करते हैं हम सेम टाइप की, जैसे यहाँ पर 20% की दे रखी है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में 20% मतलब सेम टाइप का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसकी जगह स्क्वायर भी दे सकते हैं, ट्रायंगल भी दे सकते हैं। सभी भुजाओं में एक ही जैसा अगर बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है, तो आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट बताना है एरिया में। उसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू 2 ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100। यहाँ पर x क्या है, कितना आपने इंक्रीमेंट किया है। ये ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये इसमें आपको ट्रायंगल भी पूछा जा सकता है कि ट्रायंगल की सारी भुजाओं में अगर इतने प्रतिशत की वृद्धि करें तो ट्रायंगल के एरिया में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। स्क्वायर का भी पूछा जा सकता है, रेक्टेंगल का, लेकिन कंडीशन ये है कि सारी भुजाओं में सेम टाइप का इंक्रीमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज और स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इनमें तो सारी साइड इक्वल होती है, तो सभी में सेम इंक्रीमेंट होगा। लेकिन रेक्टेंगल में भी अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि लेंथ और ब्रेड्थ तो दोनों में सेम टाइप का इंक्रीमेंट, तो आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो। चलिए हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 2 इंटू 20 प्लस 20 का स्क्वायर दैट मीन्स 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 2 40 प्लस 4 दैट मीन्स
44% का इंक्रीमेंट हुआ। देखिए कम स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 44% का इंक्रीमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल 0 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पूछे जाते हैं, पूछते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको दिए हों कि कोई भी साइन थीटा हो सकता है, साइन कोस की वैल्यू हो सकती है, टेन कोट की हो सकती है, सेक कोसेक की हो सकती है, तो इस तरह की जब वैल्यू दे के रखी हो और एक नंबर के इक्वल दिया हो तो आपको चेक करना है कि थीटा की कौन सी वैल्यू मैं पुटअप करूँ कि मुझे 0 वैल्यू मिल जाए। तो अगर हम 1045 रखते हैं यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं 45 डिग्री पुटअप करती हूँ 1045, और यहाँ पर भी मैं कॉट 45, अब मैंने 45 ही क्यों लिया? क्योंकि 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और कॉट भी क्या होता है? 10 का इनवर्स होता है, उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। 1 माइनस 1 कितना आया? 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, इसीलिए मैंने थीटा की वैल्यू रख के आपको चेक करना है कि किस पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो ये 0 वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर जहाँ पर भी थीटा है वहाँ पर 45 पुटअप कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए ट्रू है तो इसके लिए भी ट्रू होगा। तो साइन 45 प्लस कॉस 45। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ध्यान रखिएगा। तो 2/√2 आ गया। अब यहाँ तो आंसर दिया ही नहीं, कोई नहीं, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करना होगा, मतलब √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे भी करना होगा। तो कितना आ जाएगा? 2/√2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2 कितना होगा? 2। 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आई? √2। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। 2 डिवाइड बाय √2 भी आंसर है इसका, और इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद √2 आता है, वो भी करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट ये था हमारा 50 प्रश्नों का नर्सिंग असिस्टेंट का टेस्ट पेपर। आई होप आपको नर्सिंग असिस्टेंट की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो लाइक करना ना भूले, नए हो तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले फॉर दी लेटेस्ट अपडेशन के लिए। चलिए स्टूडेंट, अगर आप इन क्लासेस की पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर नर्सिंग असिस्टेंट की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर दिया गया है, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूले। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा पहली कमेंट में भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहां से भी आप जाकर आप इसकी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।